हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एक चैप्टर है जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, फुल कॉन्सेप्ट से समझेंगे, एकदम डिटेल से समझेंगे। आप लोगों की निगाहें सिर्फ बोर्ड पे होनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं एसिड की बात करूं और बेस की बात करूं बेटा, ठीक है, तो जितने एसिड होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सॉर यानी खट्टा होगा। ठीक, हिंदी मीडियम अगर बैठा है कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ठीक है, आपको मैं हिंदी टर्म जितना होगा वो मैं बताते चलूंगा। ठीक है। अच्छा, जितने बेस होते हैं उनका स्वाद कैसा होगा, बिटर होगा। बिटर मीन्स कड़वा होता है। ठीक, आगे बात करते हैं बेटा। अगर मैं एसिड को किसके अंदर डालूं, सपोज दैट मैं एसिड लिया और उसको मैं रेड लिटमस पेपर, उसके अंदर मैं रेड लिटमस पेपर डाला। क्या डाला, रेड लिटमस पेपर। और वो तुरंत रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करेगा, रेड में ही कन्वर्ट करेगा। ठीक, अगर मैं यही चीज बेस के साथ करूं, मान लो मैं इसके साथ रेड लिटमस डालूं, अगर मैं बेस में रेड लिटमस डाला तो ये ब्लू कलर कर देगा। कैसा कलर करेगा, ब्लू कलर। यानी जो हमें लिटमस पेपर मिला है उसका कलर कैसा होगा, ब्लू होगा। ठीक, तीसरा पॉइंट, अगर मैं इसको वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दूं, किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो ध्यान से देखिएगा, है डिजॉल्व इन वाटर, किसके अंदर, वाटर के अंदर, टू रिलीज H प्लस आयंस। क्या रिलीज करेगा, H प्लस आयन रिलीज करेगा। किसके अंदर अगर मैं डालूं, अगर मैं एसिड को किसके अंदर, वाटर के अंदर अंदर डालूं तो मुझे H प्लस आयन रिलीज होते दिखेगा। दूसरी चीज, अगर मैं बेस को डिजॉल्व इन वाटर टू रिलीज OH माइनस आयंस। ठीक, क्या रिलीज करेगा, OH माइनस आयन रिलीज करेगा। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनो। अगर मैं बात करूं बेटा एसिड और बेस की, ठीक है, आपको 3 पॉइंट देखने को आ गया। क्या क्या, कि एसिड जितने होते हैं वो स्वाद में सौर होते हैं, खट्टे होते हैं, और बेस जो होते हैं वो बिटर होते हैं, यानी कड़वे होते हैं। दूसरा चीज, अगर मैं रेड लिटमस पेपर इसके अंदर डालता हूं एसिड के अंदर तो रेड कन्वर्ट करता है, बेस के अंदर डालता हूं तो ब्लू कन्वर्ट कर देता है, रेड लिटमस पेपर को। तीसरी चीज, अगर मैं एसिड को वाटर में डालता हूं तो मुझे H प्लस आयन रिलीज होते हुए दिख रहा है, अब बेस के अंदर डाल रहा हूं तो मुझे OH माइनस आयन रिलीज होते दिख रहा है। ठीक, अच्छा, अगर मैं बेटा एक आपको याद करा दूं दूसरा याद हो जाएगा। अगर बेस को मैं बी बोल दूं तो याद हो जाएगा। बेस है तो बिटर है, और बिटर है तो ब्लू है। बेस बिटर ब्लू, याद हो जाएगा, बेस बिटर ब्लू। ठीक, आया समझ में। आगे बात करते हैं, एसिड के बारे में हमें और बेस के बारे में हमें इतना भी पता चला। मैं एक एक पॉइंट आपको डिस्क्राइब करते हुए चल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखना, देखो बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं एक्वस सॉल्यूशन में, कौन से, एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। अगर मैं एसिड और बेस की एक्वस सॉल्यूशन में बात करूं, एक्वस का मतलब यहां पे क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, जैसे मैंने कोई भी एसिड लिया, HCl ले लिया, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड ले लिया, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया,
इसके बाद अगर सल्फ्यूरिक एसिड हो गया तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड हो गया, ठीक है। अच्छा, अगली बात करते हैं बेटा, H3PO4 ए फास्फोरिक एसिड हो गया, ठीक है। अगर मैं इस कोई भी एसिड को वाटर के अंदर डालता हूं, किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो बेटा ध्यान से देखना, H प्लस आयन प्लस Cl माइनस, यहाँ पे वाटर के अंदर डाला तो क्या निकला, H प्लस आयन प्लस NO3 माइनस आयन। यहाँ पे देखिएगा H प्लस आयन प्लस SO4 2 माइनस, ठीक। इधर देखिएगा H प्लस आयन प्लस CO3 माइनस आयन। इधर देखिएगा वाटर के अंदर डाला तो H3 है, तो बेटा यहाँ पे क्या निकला, H प्लस प्लस PO4 3 माइनस, ठीक है। एसिड के अंदर डालने पे हमारा कौन सा आयन बाहर निकल रहा है, कौन सा आयन, ध्यान दीजिएगा, H प्लस आयन हमें रिलीज होते हुए दिख रहा है। लेकिन एक बात ये बताऊंगा कि बेटा जितने H प्लस आए हैं ये इस फॉर्म में यहाँ पे स्टेबल ही नहीं रहते, ये फिर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। दोबारा ये वाटर के साथ रिएक्ट करके ध्यान से देखिएगा क्या बनाएंगे, H3O+, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। किसको, H3O+ को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन। याद रखिएगा कोई भी वाटर, अधिकतर क्या होते हैं ना बेटा, ये डिजॉल्व होते तो हैं, वाटर के अंदर डिजॉल्व होने के बाद ही H प्लस आयन रिलीज करते हैं, लेकिन इसका H प्लस आयन पूरी तरह से स्टेबल नहीं होता, तो ये क्या कर देते हैं, वाटर के साथ दोबारा रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, इतना समझ में आया आपको एसिड के बारे में। अब बात कर लेते हैं बेस के, ध्यान से सुनो। ये सारे एसिड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ठीक है। आगे बात करते हैं, सुनो भाई, कुछ बेसेस को हम ले लेते हैं, जैसे NaOH एक बेस है, KOH एक बेस है, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस एक बेस है। अच्छा, इधर बात कर लेते हैं मैं MgOH का होल ट्वाइस, इसका मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। अगर मैं इनको बेस के अंदर डालता हूं, पानी वाटर के अंदर डालता हूं, किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो ध्यान से देखो, ए टूटेगा किसमें भाई, सबसे पहले टूटा Na प्लस में प्लस OH माइनस में। दूसरी चीज, ए किस में टूटेगा, एक K प्लस प्लस OH माइनस में। ए भी किस में टूटेगा, Ca2 प्लस, किस में आएगा, 2 प्लस या 2 प्लस या 2 प्लस 2 करो, प्लस OH माइनस आयन। इधर वाला Mg2 प्लस प्लस OH माइनस में टूटा, ठीक। मैंने आपसे बताया था कि जब बेस को लोगे तो आपको क्या रिलीज होते हुए दिखेगा, OH माइनस आयन, और जब एसिड को लोगे तो क्या रिलीज होते हुए दिखेगा, H प्लस। ये क्या है भाई, ये बेस है, क्या है, बेसेस है। आया समझ में या नहीं आया, ठीक है। आगे बात करते हैं, यानी एसिड और बेस के बारे में हमें कुछ तो नॉलेज हुआ, क्या कि जो एसिड होते हैं वाटर के अंदर जाने पे H प्लस आयन रिलीज करते हैं, लेकिन उनका H प्लस आयन वो पूरी तरह से स्टेबल नहीं होता, तो फिर हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं वाटर के साथ मिलकर। लेकिन बेस जो होते हैं बेटा, ये वाटर के साथ मिलने के बाद क्या बनाते हैं, OH माइनस आयन रिलीज करते हैं, वहां पे H प्लस आयन और यहाँ पे OH माइनस आयन, ठीक। अब बात करते हैं अगला पॉइंट। अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस कौन होते हैं, ध्यान से सुनो। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद ज्यादा से ज्यादा OH माइनस और H प्लस रिलीज करें, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जानते हैं। जैसे मान लो अगर मैं कोई बेस डाला वाटर के अंदर, और वो स्ट्रॉन्ग बेस कब होगा, जब ज्यादा OH माइनस आयन रिलीज करेगा। अगर कम OH माइनस आयन रिलीज करता है तो उसका मतलब वो क्या होगा, वीक बेस होगा। सेम कंडीशन अगर मैं बात करूं यहाँ पे
HCl की बात करूं, किसका, HCl, जैसे ही वाटर के अंदर डिजोल्व हुआ तो क्या रिलीज हुआ, H प्लस और Cl माइनस। ठीक है, अब देखना, सपोज दैट मैंने 100 मोल लिया, कितना, 100 मोल, और उसमें से केवल क्या हो रहा है, 10 मोल H प्लस आयन रिलीज हो रहा है, तो इसका मतलब कम हो रहा है। लेकिन अगर मैं 100 मोल लूं और वहां पे मुझे अप्रोक्स 50 मोल्स अगर देखने को मिल रहे हैं H प्लस आयन, इसका मतलब मोर H प्लस आयन रिलीज हुए हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ये मोर क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होंगे, जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद क्या करें, H प्लस आयन ज्यादा रिलीज करें। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे, ऐसा जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद OH माइनस आयन ज्यादा रिलीज करे। और जो कम हो रहे हैं उसका मतलब, जो कम रिलीज कर रहे हैं उसका मतलब वीक एसिड और वीक बेस है। आया समझ में? मैं आपको थ्योरी लिख दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे मैं आपको थ्योरी लिख के बता रहा हूं। देखो, बात आती है स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड की और स्ट्रॉन्ग बेस की। ठीक है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड बता दूं तो स्ट्रॉन्ग बेस बता सकते हो आप। ध्यान से सुनो, मैं बोलूंगा बेटा दोज एसिड, ठीक, विच विच फॉर्म मोर H प्लस आयन। क्या हो रहा है, दोज एसिड विच फॉर्म मोर H प्लस आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या हुआ, दोज एसिड विच फॉर्म मोर H प्लस आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, सेम कंडीशन स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या बोलेंगे, दोज दोज बेस, क्या बोलेंगे, दोज बेस which form more OH minus ion in the aqueous solution, they are strong base। ठीक, आ गया। अगर मैं वीक एसिड और वीक बेस की बात कर रहा हूं, वीक एसिड और वीक बेस, तो मैं बोलूंगा दोज एसिड विच फॉर्म मोर, की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, लेस H प्लस आयन इन द aqueous solution, they are weak acid। क्या बोलेंगे बेटा, कि दोज एसिड विच फॉर्म लेस H प्लस आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन, दे आर वीक एसिड। ठीक, अगर मैं वीक बेस की बात करूं तो क्या लिखूंगा, दोज बेस विच फॉर्म लेस OH माइनस आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन, दे आर वीक बेस। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं बेटा कि कुछ एसिड हो गए, कुछ बेस हो गए हैं। ठीक है, अब कुछ एसिड पाए कहाँ जाते हैं, ये जो एसिड होते हैं मिलते कहाँ पे हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। आगे बात करते हैं, आप लोग अपने कॉपी पेन जरूर हाथ में होना चाहिए, नोट्स डायरेक्टली आप बनाते चलो। ठीक है, देखो, हम बात करते हैं कुछ सोर्सेस के, जैसे नेचुरल सोर्स और इसके एसिड कौन से होते हैं। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, नेचुरल सोर्स, उसमें कौन से एसिड होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं विनेगर का, किसका, विनेगर, विनेगर जानते हो, सिरका, सिरका जानते हो बेटा। ठीक है, अगर मैं विनेगर की बात करूं तो उसमें कौन सा एसिड देखने को मिलता है, एसिटिक एसिड देखने को मिलता है। कौन सा, एसिटिक एसिड देखने को मिलता है। अगर मैं ऑरेंज की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं,
ऑरेंज या तो बेटा लेमन, ठीक है, दोनों की बात करते हैं। तो इसमें हमें सिट्रिक एसिड देखने को मिलता है। कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड देखने को मिलता है। अगर मैं टमाटो की बात करूं, टोमेटो टोमेटो की अगर मैं बात करूं तो आपको टार्टेरिक एसिड देखने को मिलता है। कौन सा? टार्टेरिक एसिड देखने को मिलता है। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत? बोलो। यहां तक कोई दिक्कत भाई नहीं है? अच्छा, अब बात करते हैं बेटा टमाटो के बाद। आपने एक और पॉइंट सुना होगा जिसका है नाम टेमरिन। टेमरिन जानते हो क्या होता है? बोलो, कोई जानता है? इमली जानते हो? इमली के अंदर कौन सा एसिड देखने को मिलता है? सॉरी 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 सॉरी, टर्मिंड के अंदर मिलता है टार्टेरिक एसिड। कौन सा? टार्टेरिक एसिड, ठीक है। और टमाटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा। कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड देखने को मिलता है। ठीक, अगली बात करते हैं। आपने कर्ड नाम सुना होगा, कर्ड दही, यानी जिसको हम सौर मिल्क के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर हमें कौन सा मिलता है एसिड? बताइए। लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है। ठीक है, अगर मैं एंट की बात करूं, एंट स्टिंग आप जानते हैं क्या होता है? एंट स्टिंग, एंट स्टिंग चींटी के डंक में, चींटी जो होती है, जो कभी चींटी काटी किसी को? चींटी काट लेते हैं तो पकड़ लेते हैं भाई, मर जाएंगे साले लेकिन छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो उनके डंक में क्या प्रेजेंट होता है एंट स्टिंग के अंदर? एंड इनके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा मीथेनॉइक एसिड। कौन सा? मीथेनॉइक एसिड। और एक पॉइंट और आपने सुना होगा जिसका नाम है बेटा नेटल स्टिंग। क्या नाम है? नेटल स्टिंग। इनके अंदर भी क्या होता है? मेथेनॉइक एसिड। ठीक है, अच्छा, नेटल स्टिंग जानते हैं क्या? खुजली वाला पौधा नाम सुना आपने? जो खुजली वाला पौधा होता है ना, उसमें मेथनॉइक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है? खुजलाहट महसूस होती है। ठीक है, कहीं पे लग गया, फिर आप उसको बर्न कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो क्या होगा? धीरे धीरे आपके स्किन के अंदर जाने लगता है, जिसकी वजह से वहां पे मेथनॉइक एसिड प्रेजेंट होता है, जिससे आपको जलन होती है। ठीक है, यहां तक अगर आपको समझ में आया कि नहीं आया? आगे आगे बात करते हैं। देखो, ये एसिड्स हो गए कुछ। अगली बात करते हैं किस चीज का? ध्यान से सुनो मेरे भाई, क्या है अब अगला पॉइंट? अगला पॉइंट है आता है क्या? एल्कलाइन नाम सुना है आपने? एल्काइल्स, एल्काइल्स नाम सुना है? क्या होते हैं? बोलो, एल्काइल्स क्या होते हैं? देखना, ऐसे बेस जो वाटर में डिजॉल्व हो जाए। क्या? ऐसे बेस, सारे बेस वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, कुछ ही बेस वाटर में डिजॉल्व होते हैं, लेकिन जो बेस वाटर में डिजॉल्व हो जाएं उनको हम बोलते हैं एल्काइल्स। दोबारा सुनना, दोबारा सुनना बेटा, ऐसे बेस जो वाटर में क्या हो जाएं? डिजॉल्व हो जाएं, उनको हम क्या बोलेंगे? एल्काइल्स बोलते हैं। इनकी थ्योरी क्या होगी? एन एल्काइल्स, एन एल्काइल्स इज बेस दैट dissolve dissolve इन वाटर। किसके अंदर? इन वाटर। जैसे कोई एग्जाम्पल की बात करते हैं, एन एल्काइल इज बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, जैसे कोई एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसमें आता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गया। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? एल्काइल्स के एग्जाम्पल्स जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, ये पहले बताओ। आ गई? अगर आपको ये आ गई तो अगली बात करेंगे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हेडिंग पड़ेगा बेटा
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ध्यान से सुनो, क्या है हेडिंग? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझना है, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि एसिड बेस आपस में मिले और वो रिएक्शन क्या हो जाए? न्यूट्रल हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे बेटा कुछ एसिड थे और इसके साथ बेस मैंने मिलाया, तो ये बना क्या? सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बना? सॉल्ट प्लस वाटर बना। ठीक, जैसे कोई एग्जाम्पल की बात करें, हम आपको अगला एग्जाम्पल बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरा मार्कर चल गया तो सही है, 1 मिनट, 1 मिनट बेटा, नहीं चला। देखो, जैसे मैंने ये Cl लिया और इस Cl के अंदर मैं NaOH मिलाया। NaOH एक बेस है जो मिलने के बाद क्या बना दिया? ध्यान से सुनिएगा, क्या बनाया? NaCl प्लस H2O। एक्चुअल में आपको एक डबल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। कौन सा रिएक्शन देखने को मिल रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक, दिखा? अच्छा, अब देखना ध्यान से, कुछ केमिकल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे एक एक एग्जांपल लेके हम चलेंगे। अब यहां से यहां तक अगर मैं एसिड और बेस की बात करूं, क्या यहां से यहां तक आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यहां या यहां? मैं छोटा छोटा लिखूंगा, देखूं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, पूरा आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहां तक बात करेंगे। सुनो, देखना, हेडिंग है बेटा, क्या यहां पे हेडिंग है? इसको मैं रफ करूं, बोलना, आगे सुनो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कुछ सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करेंगे हम। जैसे केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसके, क्या है? IMP रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करेंगे हम। ध्यान से सुनना, सपोज दैट मेरे पास एक एसिड है। क्या है? एसिड। और एसिड के साथ मैं कोई मेटल मिला दिया। क्या मिलाया? मेटल। तो ये रिएक्शन क्या बनेगा? एसिड के साथ अगर मैं मेटल मिलाया तो बनेगा सॉल्ट प्लस H2 गैस। क्या बनी? अगर फर्स्ट ऑर्डर में बात करूंगा, एसिड कभी भी किसके साथ मिला? सॉल्ट के साथ। एसिड कभी भी मेटल के साथ मिला तो क्या रिएक्शन फॉर्म करेगा? बोलो। देखना, एसिड जब भी मेटल के साथ मिलेगा, या तो कोई दूसरे नंबर की बात इधर बात कर लेते हैं हम, कोई बेस है जो किसके साथ मिला? मेटल के साथ मिला, तो वो भी क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस H2 गैस। ठीक है, यहां तक आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ठीक है, देखो भाई, आप एक तरीके से मान के चलेंगे। देखिए भाई, मैं बता रहा हूं, आप मेटल और नॉन मेटल में कुछ पढ़े होंगे कि जितने मेटल होते हैं लगभग ऑलमोस्ट मेटल्स बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के। अगर मेटल बेसिक है तो एसिड के साथ मिलने पे क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? सॉल्ट ही तो बनाएगा। तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे ये Cl है, ये Cl अगर जिंक के साथ मिला तो क्या बनाएगा? सॉल्ट। क्या बनाएगा? जल्दी बताना। ZnCl2 प्लस CH2 गैस। ठीक है, पहला रिएक्शन। इधर कोई बेस की बात कर लेते हैं, जैसे NaOH हो गया। NaOH अगर मेटल के साथ, ये मेटल क्या ले लूं? Zn ले लूं। अगर ये मिलेगा तो क्या बनाएगा? Na2ZnO प्लस ZnO2 बनेगा प्लस H2 गैस रिलीज होगी। ठीक, तो बेस हो या एसिड हो, जब मेटल के साथ मिलेगा तो सॉल्ट प्लस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक, दूसरी चीज बात करते हैं,
अगर मैं दूसरा पॉइंट, कोई भी एसिड है अगर वो मेटल ऑक्साइड के साथ मिल रहा है तो क्या परफॉर्म करेगा? अगर कोई बेस है, क्या है? बेस है, अगर वो भी किसके साथ? मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या परफॉर्म करेगा? देखो भाई, मेटल क्या है? एक बेस है, ऑक्साइड है, यहां पे क्या बना रहा है? ऑक्साइड है। अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल के साथ कर रहा था तो क्या बनाया? हाइड्रोजन गैस। ऑक्साइड है तो वाटर गैस, वाटर निकलेगा, तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस H2O। इधर भी क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस H2O। आया? जैसे क्या, एक एग्जांपल बात करते हैं। एसिड मैंने HCl ले लिया, HCl के साथ कैल्शियम ऑक्साइड लिया और एक बनाया, क्या क्या बनाएगा? CaCl2 प्लस H2O बना। अच्छा, इधर की बात कर लेते हैं, कोई बेस लेते हैं, NaOH ले लिया प्लस SO2। अच्छा, ये मेटल था ना, सॉरी, यहाँ पे मैं नॉन मेटल की बात कर रहा हूँ। क्या? इधर मैंने मेटल के साथ रिएक्ट किया तो नॉन मेटल, और जितने नॉन मेटल होते हैं वो लगभग एसिडिक नेचर दिखाते हैं। कैसा? एसिडिक। और एसिड और बेस आपको सॉल्ट प्लस वाटर ही निकल रहा था। कोई बात नहीं, सॉल्ट प्लस वाटर यहाँ भी, सॉल्ट प्लस वाटर एसिड और बेस मिलने पे भी, ठीक है। सोडियम और प्लस यहाँ पे SO2, तो क्या बनाएगा? परफॉर्म क्या करेगा? Na2SO4 प्लस H2O। ठीक, दो कंडीशन समझ में। इसका एग्जाम्पल ए है, इसका एग्जाम्पल ए है, इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल। ठीक, आया समझ में? थर्ड स्टेप की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। अगर मैं एसिड को बेटा किसके साथ? मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, या तो मेटल बाइकार्बोनेट हो सकता है, या तो मेटल हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक, अगर मैं मेटल को किसके साथ परफॉर्म कर दूं, एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करूंगा तो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। बस इतना याद रखना। क्या? सेम चीजें सेम थी, कार्बोनेट आया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गया। बस आ गया समझ में? देखना, अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे ये Cl है, ये Cl को Na2CO3 के साथ रिएक्ट करूंगा तो बनेगा क्या? NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस। ठीक, दूसरा हाइड्रोकार्बोनेट चेक कर लेते हैं। HCl था, HCl के साथ अगर मैं Na2HCO3 मिला दूं तो भी मेरा प्रोडक्ट NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस ही निकलेगी। क्या यहां तक आपको समझ में आया? बोलना बेटा। देखना, मैंने क्या बोला कि मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया HCl, सोडियम कार्बोनेट मिलाया, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड H2O और यहाँ पे CO2। दूसरा हाइड्रोकार्बोनेट ले लिया, मेटल कार्बोनेट क्या है? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट मिलाया, सेम प्रोडक्ट मिला। अच्छा, अब बात आती है सर, अगर आपने सेम चीज मिलाया तो हमारा प्रोडक्ट आया क्या? यहाँ पे एक बार देखना बेटा, मैं जरा इंक डाल दूं इसमें। एक मिनट, यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो बताओ, ठीक है? एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। देखना भाई, अब जब भी यहां पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिले तो कैसे आप पहचानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है? ठीक है, यहां तक एक बार नोट करिएगा, मैं आगे बात कर देता हूं।
जो ये रिएक्शन नीचे है उसी को मैं ऊपर बात करूंगा, ध्यान से देखना। देखो बेटा, जब भी मुझे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी दिखेगी, तो इसका मतलब हम कैसे पहचानेंगे? एक काम करिएगा, देखिएगा, एक आपको बीकर लेना है, मतलब बड़ा सा बीकर लेना है, ठीक है। अब उसमें एक क्या करना है, एक पाइप के थ्रू CO2 गैस को अंदर लेकर आना, ठीक। अब जब आप CO2 गैस को अंदर लाएंगे तो इस अंदर रखे हैं आप क्या, CaOH का होल ट्वाइस, जिस और प्लस वाटर है, क्या है, वाटर है। ये है लाइम वाटर, क्या है, लाइम वाटर। जैसे ही आप लाइम वाटर के अंदर लेकर आते हैं, किसके अंदर, लाइम वाटर के अंदर, ये लाइम वाटर जो है ना वो सॉल्यूबल है, मतलब आपको एक दूसरी पार दिखाई दे रहा है, सॉल्यूबल है, ठीक है। जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड को इसके अंदर से लेकर आएंगे, तो जो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो कैसे देखने को मिलेगा, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जाएगा ना, वो रिएक्शन कुछ और बनाता है, क्या बनाता है, ये जैसे ही CaOH का होल ट्वाइस से मिलेगा लाइम वाटर से, वो बनाएगा बेटा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, एक वाइट पीपीटी है, कैसा है, वाइट पीपीटी है। वाइट पीपीटी का मतलब है जो इनसॉल्यूबल हो, कैसा है, इनसॉल्यूबल देखने को मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमने डाला लाइम वाटर में, लाइम वाटर क्या है, सॉल्यूबल है, और सॉल्यूबल के अंदर अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड डाला तो मुझे व्हाइट पीपीटी देखने को मिला जो इनसॉल्यूबल होता है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एक्सेस मीडियम में डाल दूं, एक्सेस का मतलब क्या है, ज्यादा अगर मैं डालूंगा तो सेम उल्टा, आप देखना क्या हो जाएगा, उल्टा डालने पे एक्सेस मीडियम में हम जब डालेंगे तो बेटा यहाँ पे CaCO3 जो बना है, ठीक है, वो वाटर के साथ यानी H2O भी तो प्रेजेंट है, और इसके साथ क्या है, CO2, इन सब के साथ मिलकर यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बनाएगा, क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, क्या बनाएगा, CaSCO3 का होल ट्वाइस। ये भी वाटर में कैसा होगा, सॉल्यूबल होगा। पहले आपको दिखाई दिया जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड डाला तो आपको इनसॉल्युबल चीजें दिखी, लेकिन अगर वह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, आपको कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट देखने को मिलेगा जो एक तरह से वाटर सॉल्युबल होता है। आया समझ में क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको, आ गया। सबसे पहले क्या हुआ, जब आपको चेक करना हो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है या नहीं, तो क्या करना है, आपको लाइम वाटर से इसको गुजारना है, और लाइम वाटर के पास जाने पे क्या बना देता है, व्हाइट पीपीटी जो इनसॉल्युबल होता है। अगर इसकी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा एक्सेस करेंगे, एक्सेस मीडियम में रहेगा, तो ये वाटर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या करे लेगा, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बनाएगा जो ये वाटर में सॉल्युबल होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला हेडिंग पड़ेगा, मैं केवल बता के चल रहा हूं, आगे बात करते हैं। देखना, अगला है कंसंट्रेटेड क्या होता है, दूसरा चीज, पहला है कंसंट्रेशन, दूसरा है डाइल्यूट क्या होता है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है प्योर फॉर्म में, डाइल्यूट का मतलब होता है एडेड वाटर, एडेड वाटर मतलब वाटर मिक्स हो तो उसको हम डाइल्यूट बोलते हैं, अगर वाटर नहीं, कोई चीज नहीं मिक्स है, अगर प्योर फॉर्म में है तो हम कंसंट्रेटेड बोलते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, समझ में आया। देखिएगा, अगर मैं प्रोसेस ऑफ डायलेशन की बात करूं तो क्या मतलब है, अगर मैं बेटा सपोज सेट कोई एसिड लिया, ठीक है, एसिड के साथ अगर मैं वाटर मिक्स कर रहा हूं, ठीक, लेकिन याद रखना कभी भी एसिड में वाटर मत ऐड करना, वाटर कभी भी एसिड में नहीं ऐड करना है। क्या करना है आपको, एक यहां पे आपको वाटर लेना है, ठीक है,
और वाटर के साथ आप ऐड करेंगे एसिड, और जब भी आप एसिड ऐड करेंगे तो जितना एसिड धीरे धीरे आप बारीकी से ऐड करेंगे, एक बैग एसिड मत डालना, ठीक है। और जैसे ही एसिड को ऐड करतेंगे दूसरे हाथ से आप उसको क्या करेंगे, डिजॉल्व करते चलेंगे, ताकि वहां से ज्यादा हीट रिलीज ना हो। आ गया समझ में? मेरा एक राइट फॉर्म क्या होता है बेटा, कि वाटर के अंदर एसिड को ऐड करना है, ना कि एसिड के अंदर वाटर को ऐड करना है। तो प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन समझ में आया? आया बेटा? ठीक है। अगला हेडिंग है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स नाम सुना होगा आप लोगों ने। इंडिकेटर्स क्या होते हैं बेटा? देखना, ऐसे लोग इंडिकेटर्स वो होते हैं बेटा जो किसी भी एसिड या बेस का नेचर, या सॉल्ट का मैं नहीं बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं किसी का नेचर अगर डिटेक्ट करते हो, किसी का नेचर अगर बता दे, ठीक, तो उसको हम बोलेंगे वो क्या है, इंडिकेटर्स है। किसी को देखकर ऐसे केमिकल्स कि दूसरे केमिकल के अंदर जाने पे उनका नेचर बता दें, उनको हम क्या बोलेंगे, इंडिकेटर्स बोलेंगे, ठीक है। इसमें आप थ्योरी क्या लिखेंगे, दोज केमिकल substance which help to detect या detected nature of other chemical, दूसरे केमिकल का नेचर बता दे, डिटेक्ट कर दे, ठीक, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इंडिकेटर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में इसमें आएगा आपको लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन डालिएगा, लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है, इसका एग्जांपल है, इंडिकेटर्स का एग्जांपल है, ठीक है। जब भी आपको डाउट लगे कोई भी टॉपिक में, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है बेटा। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दोज केमिकल सब्सटेंस विच हेल्प टू डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल, दूसरी केमिकल का नेचर बताना ही क्या कहलाता है, इंडिकेटर्स कहलाता है। एग्जांपल लिटमस सॉल्यूशन हो गया। आया समझ में? अब मैं बात करूंगा इंडिकेटर्स के टाइप, ध्यान से सुनते जाइएगा। सुनिएगा बेटा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का नाम सुना है? ऑल फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? ऑल का मतलब होता है बेटा, यहां पे मैं ओडर की बात करता हूं, किस चीज का बात करता हूं, ODOUR। ओडर का मतलब होता है क्या, कि उसका स्मेल क्या है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, स्मेल, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या होता है, मैं ऐसे आपको थ्योरी बताऊं, दोज सब्सटेंस विच ऑर्डर, क्या करेंगे, ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, क्या भाई, चेंज और एसिडिक और बेसिक मीडियम आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। जैसे मान लो सपोज दैट कोई ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, अभी मैं एग्जांपल में ले रहा हूं, सपोज दैट ओनियन, क्या है, ओनियन, ठीक है, वलीना हो गया और क्ले हो गया, ये सब आते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जांपल। सपोज दैट मैंने क्या लिया बेटा, यहाँ पे ओनियन लिया, ठीक। अगर ओनियन को मैं एसिड में डालता हूं ना, अगर मैं ओनियन को पहले सुगंध करूं, ठीक है, ओनियन है, लेकिन अगर मैं उसको एसिड में डाल रहा हूं तो उसका स्वाद वही रहेगा, लेकिन अगर मैं उसको बेस में डाल रहा हूं ना तो उसका स्वाद चेंज हो जाता है, यानी उसका स्मेल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जब मैं एसिड को, अब सपोज दैट मैंने यहाँ पे ओनियन लिया और ओनियन को मैं पेस्ट जो है
और जब मैं सुगंध किया तो उसको मुझे अलग टाइप का ओनियन के टाइप का लगा। जब मैंने उसको एसिड में डाला फिर भी मुझे महसूस हुआ कि वो ओनियन ही है। जब मैं उसको बेस के अंदर डालूंगा तो डिटेक्ट करता है क्या कि बेटा वो अपने आप को चेंज कर लिया, यानी उसका कलर स्मेल क्या हो गया, चेंज हो गया। उनको हम बोलेंगे क्या, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। मैं लिखूंगा बेटा इसका फार्मूला, दोज सब्सटेंस या दोज केमिकल्स लिख सकते हैं आप, या दोज इंडिकेटर्स लिखना, इंडिकेटर्स, दोज इंडिकेटर्स विच, क्या बोलो, दोज इंडिकेटर्स हुज ऑर्डर, या तो मैं ऐसे लिखना बेटा, दोज सब्सटेंस, those substance whose order whose order change in, किसमें बोलूंगा बेटा, एसिडिक और बेसिक, किसमें, एसिडिक और बेसिक मीडियम, ठीक है। ऑर्डर और किसमें चेंज हो रहा है, हुज सब्सटेंस व्हिच ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे बेटा, आर कॉल्ड olfactory indicators, olfactory indicators, ठीक है। आया समझ में। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं बेटा, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा कौन कौन सा आता है। जैसे वनीला आ गया, ठीक है, ओनियन आ गया, तीसरा है बेटा क्लो, ठीक है। ये तीन एग्जाम्पल आएंगे किसमें, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या होते हैं, जो एसिड बेस में डालने पर ऑर्डर चेंज कर दे, यानी स्मेल चेंज कर दे, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं एक और इंडिकेटर्स की। आपने सुना होगा बेटा एक और नाम, जिसका नाम होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। दूसरा है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं भाई, देखना एक बार सोचना क्या होते हैं। अच्छा, अब मैं बता रहा हूं, देखो अगर मैं बात करूं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, तो बेटा ये ऑर्डर को ही सिर्फ नहीं बताते, ये भी बताते हैं कि उसका कितना एसिडिक मीडियम में हो, कितना बेसिक मीडियम में। जैसे अगर मैं कोई भी यूनिवर्सल इंडिकेटर्स लूं तो सबसे पहले वो स्मेल तो बताएगा, उसका डिटेक्ट करके नेचर तो बता देगा कि एसिडिक है या बेसिक है या सॉल्टी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताएगा कि कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। किसी चीज का अगर स्मेल के साथ साथ, ऑर्डर के साथ साथ उसका क्या बता दे कि वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, नाम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। नाम बोलेंगे दोज इंडिकेटर्स विच नॉट ओनली डिटेक्ट नेचर ऑफ, क्या बोलेंगे बेटा, only detect nature of other chemical, but also detect their acidic or basic medium strength, एसिड मीडियम, एसिडिक एंड बेसिक मीडियम का स्ट्रेंथ कितना है। तो ध्यान से सुनिएगा क्या होगा, दोज इंडिकेटर्स which not not only detected nature detector nature of other chemicals, but also determine their
डिटरमाइन देयर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। क्या बोला था बेटा कि ऐसे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं जो उसका ऑर्डर के साथ साथ क्या बताएं, नेचर के साथ साथ ये भी बता दें कि उस एसिड कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। यही तो बताया हूं मैं आपसे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ठीक है, आपको एग्जाम्पल याद रखना है बेटा। एग्जाम्पल में आएगा इसका पीएच पेपर। ठीक है, पीएच पेपर हम बात करेंगे। अभी पहले आप इसको एक बार देख लीजिएगा कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। आया समझ में? अब मैं बात करता हूं किस चीज का, ध्यान से देखिएगा। कॉपी पेन साथ में होना चाहिए बेटा। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा अगर आपके हाथ कॉपी और पेन दोनों होगा। ठीक है, मुझे और अच्छा लगेगा। देखो भाई, सबसे पहले आपने अगर पीएच स्केल नाम सुना होगा, क्या बेटा, पीएच स्केल्स नाम सुना होगा। पीएच स्केल्स कैसे होती है, ध्यान से देखिएगा। अगर सपोज दैट मैं यहाँ से 0 स्टार्ट किया, यहाँ पे 14 कर दिया और बीच में 7 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। इधर को मान लूंगा मैं 6, 5, 4, 3, 2, 2 के बाद बेटा 1, 0। इधर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो 13 हो गया, 12, 11, 10, 9, 8। ठीक, अब ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं 7 से 0 के साइड में आऊंगा तो मेरा एसिडिक नेचर बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मैं 7 से लेके 14 के साइड जाऊंगा तो मेरा बेसिक नेचर बढ़ेगा। ठीक, अगर मैं 7 से 0 के साइड आया तो मेरा एसिडिक नेचर बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं 7 से 14 के साइड जाऊंगा तो इसका बेसिक नेचर बढ़ेगा। मैं एक और एग्जांपल से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मेरा बेटा गर्दन दिख रहा है यहां से यहां तक, इसको मानिएगा 7, और जिसका 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक, अच्छा, अगर मैं इतनी बात करूं, ये मेरा 7, मेरा सर मानना 7 है। अब अगर मैं दोनों हाथ करूं, मेरा जो राइट हैंड है बेटा, अगर मैं इधर जा रहा हूं तो मेरा एसिडिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन अगर मैं वही बाएं साइड जा रहा हूं, लेफ्ट साइड जा रहा हूं, तो मेरा बेसिक नेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर जिधर बेसिक नेचर बढ़ेगा उधर एसिडिटी कम होगी, और जिधर एसिड बढ़ रहा उधर बेसिक नेचर कम होगा। आया समझ में? ठीक है, अब बात करते हैं इस पे। क्या, जैसे आपने सुना होगा बेटा, किसका कितना एसिडिक होता है, हम बात करते हैं कुछ नेचुरल सोर्सेस की बात करते हैं, और उसमें देखेंगे कि उसका पीएच स्केल कितना होता है। जैसे अगर मैं फर्स्ट नंबर की बात करूं बेटा, तो गैस्ट्रिक जूस की बात करते हैं। गैस्ट्रिक जूस आपके स्टमक में रहता है, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं, HCl। ये बेटा इसका जो पीएच होता है 1.2 के अबाउट रहता है, अबाउट 1.2। यानी अगर मैं बात करूं 1.2 तो कहीं बेटा यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, आएगा ना। तो इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक है। क्या है, ज्यादा एसिडिक है। दूसरी चीज बेटा, आपने सुना होगा लेमन जूस या ऑरेंज। ऑरेंज, अगर मैं लेमन जूस और ऑरेंज की बात करूं तो इनका जो पीएच होता है बेटा वो 2.2 के अबाउट में होता है, अबाउट 2.2 के पास होता है। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं बेटा, आपने सुना होगा वाटर, यानी प्योर वाटर। प्योर वाटर का जो पीएच होता है अबाउट
7 होता है, मतलब वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। लेकिन कहीं कहीं बुक में 7.4 भी दे देता है, लेकिन आप याद रखिएगा 7 है। अगला पॉइंट 4 नंबर की बात करें, अगर आपको ब्लड का पूछा जाए कि ब्लड का पीएच कितना होता है, तो आप बोलिएगा 7.4, यानी हल्का बेसिक नेचर का होता है। ठीक। अच्छा, अगर मैं बात करूं अगले नंबर की, बेटा 6 नंबर की बात कर लें। ठीक है, आपने सुना होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेटा इसकी बात करूं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच होता है वो 10 होता है, वो 10 होता है। 7 नंबर पे बात करूं बेटा, रेन वाटर। रेन वाटर का जो पीएच होता है वो 5.6 के अबाउट होता है, मतलब एसिडिक होता है। सर ऐसा क्यों? देखो बेटा, जब इसीलिए बोला जाता है कि आप पहली बारिश में मत नहाओ, क्योंकि उस रेन को हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन। क्या बोलेंगे? एसिड रेन। क्यों? क्योंकि बेटा सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ये सब मिलते हैं जब आपस में ना, तो एसिडिटी और बढ़ जाती है। तो ये ऊपर गए, आसमान में गए, जब बारिश होगा ना तो बारिश के साथ साथ ये भी नीचे आते हैं, तो एसिड तो मिला है ना वाटर में, इसलिए उसका पीएच कितना होता है? 5.6 होता है। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत? बोलो, आया समझ में? पीएच स्केल आया, किसके अंदर कितना एसिड, किसका बेस, कितना बेस होता है, क्या न्यूट्रल होता है, आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। देखना, हम तुम्हारे हैं सनम। चलो भाई, अगले पॉइंट पे आते हैं। क्या आपने देखा होगा बेटा, अगला टॉपिक है टूथ डिके। टूथ डिके नाम ने सुना होगा बेटा? टूथ डिके क्या होता है? टूथ कब खराब होता है? बिलो 5.5 पीएच के नीचे अगर आ गया आपके दांत का एसिडिक मीडियम 5.5 होता है, अगर उससे नीचे आ गया तो दांत खराब होने लगता है। अब दांत खराब कैसे होगा? सुन, देखो, अगर मैं आपके टीथ की बात करूं बेटा, सपोज दैट आपका टीथ है, इतना पार्ट दिखता है और ये इंटरनल होता है। ठीक। टीथ के सबसे ऊपरी वाली लेयर जो होती है, ये सबसे ऊपरी वाली लेयर बेटा, इसको बोलते हैं टूथ इनेमल। क्या बोल रहे हैं? टूथ इनेमल बोलते हैं। ठीक। अब बेटा अगर मैं बात करूं टूथ इनेमल की, तो टूथ इनेमल सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। और जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है बेटा, ये बना किससे होता है? यानी इनेमल बना किससे होता है? ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट की। किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और कैल्शियम फॉस्फेट सबसे मजबूत लेयर होती है। अगर एक बार दांत खराब हुआ, इसका मतलब कैल्शियम फॉस्फेट की लेयर खराब हो चुकी है। आपके जो दांत हैं वो चमकते क्यों हैं? क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, और कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ऊपरी वाली लेयर होती है। ठीक है, ये जो दांत है, ये दांत के ऊपरी वाली जो लेयर्स दिख रही हैं, क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना है बेटा। इसी वजह से आपका दांत चमकता है, और चमका के रखना। ठीक है, लेकिन क्या होता है बेटा, क्या हुआ कि आपके टूथ पे आ गए बैक्टीरिया। क्या आ गए? बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? जब आप रात को खाना खाते हैं, कभी सोचा है कि रात को खाना खाते हैं, कभी सोचा आपने कि पूरा दिन हम खाना खाते रहते हैं, दांत खराब नहीं होता, लेकिन रात में ही दांत यानी माउथ से बास क्यों आती है? सुबह से दोपहर तक नहीं आती है, सुबह से शाम तक नहीं आती है, रात में ही क्यों आती है? क्या रीजन है? इसका मतलब है कि बेटा आप जब खाना खा के सोते हैं, तो आपके दांत में छोटे छोटे पार्ट्स किसके बच जाते हैं? फूड के। तो फूड के जो पार्ट हैं बेटा, उसको खाने के लिए आता है बैक्टीरिया।
अब बैक्टीरिया आपको आपको भी पता है बेटा, आप अगर कोई चीज खाते हैं तो जाते हैं वॉशरूम, ठीक है, फ्रेश होने तो जाते हैं ना, दिन में एक बार तो जाते ही होंगे। अच्छा, बैक्टीरिया कहाँ जाए भाई, आ तो गया है आपके पास, अब आया, आपके दांत में खाएगा, आपके दांत के अंदर जो फूड है वो फूड खाएगा, अब फूड खाने के बाद ये प्रोडक्ट भी वही निकालेगा, यानी वेस्ट प्रोडक्ट भी वही निकालेगा। अब इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एसिडिक होता है। कैसा होता है ये भाई, अपना वेस्ट प्रोडक्ट यहीं खा के वहीं निकाल भी रहा है, तो वो एसिडिक करेगा, और एसिड ज्यादा बढ़ेगा, 5.5 से ज्यादा होगा, यानी कम होना चालू हो जाएगा, यानी अगर मान लो 5.4, 5.3, 5.2 ऐसे नीचे आने लगे, तो आपका इनेमल यानी कैल्शियम फॉस्फेट खराब होने लगेगा। आ गया। और जब इनेमल खराब हो गया तो बेटा पूरा दांत आपका खराब हो जाएगा, क्योंकि सबसे हार्डेस्ट पार्ट यही है। कोई दिक्कत, टूथ डिके समझ में आया? अच्छा, अब मैं बात करता हूं बेटा आपके डाइजेशन सिस्टम के। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा बेटा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एसिड प्रेजेंट होता है आपके स्टमक में। कहाँ पे? स्टमक में बेटा, स्टमक में प्रेजेंट होता है क्या? HCl, और HCl मान लो बढ़ गया। अब कैसे बढ़ा, इसका भी तो रीजन होना चाहिए। देखो, बढ़ेगा ऐसे, जैसे मान लो तुम खाना खाते हो, नॉर्मल खाना खाते हो पर डे, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन तुम्हें आज पार्टी मिल गई और पार्टी में तुम गए, मान लो तुम पार्टी में 100 रुपया दिए, नहीं मेरी तरफ से आपको 100 रुपया दिया गया, ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा कि 100 रुपया दिया हूं तो 100 रुपये का बदला तो लूंगा। अब तुम खाने को सोचे, क्या क्या, खट्टा मीठा तीखा सब कुछ, यहाँ पे पानी पूरी बन रहा है वो भी खा रहे हो तुम, ठीक है, मीठा रखा है वो भी खा रहे हो, तीखा है, चाउमीन है, बर्गर है, जो भी मिल रहा है तुम खाते जा रहे हो, और तुम भर लिए यहाँ तक, एकदम स्टमक से ऊपर आना स्टार्ट। यानी जब तुम अपने खाने को हद से ज्यादा खा लेते हो तो तुम्हारा स्टमक बेटा उतना HCl निकाल देता है, कितना ज्यादा HCl, खट्टा मीठा सब कुछ खाए हो, अगर तुम्हारे स्टमक में क्या हो जाए, फूड ज्यादा, तो स्टमक में एसिड ज्यादा। अब हमारे लीवर को ही नहीं पता है कि हमें कितना क्या देना है, बाइल जूस, वो स्टोर कहाँ होता है बेटा, पढ़ा होगा गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर में उतना बेस होता नहीं, तो क्या बेस क्या है, बाइल जूस है ना, ठीक है। अब बेस अगर आएगा, एसिड मिलेगा तो न्यूट्रल होगा, लेकिन एसिड ज्यादा है बेस कम है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा ना, एसिडिक सॉल्ट, मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक। तो क्या होगा, आपकी बॉडी में एसिड की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, तो मैं गैस की प्रॉब्लम बढ़ी रहेगी, ठीक है। अब क्या करोगे तुम, देख बेटा जब भी ऐसा कुछ सिस्टम बने तो तुम थोड़ा सा माइल्ड बेस ले लेना। क्या लेना? माइल्ड बेस। माइल्ड बेस क्या होता है बेटा, माइल्ड बेस की अगर मैं बात करूं तो तुम्हें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर मैं माइल्ड बेस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करूं बेटा, तो इसको हम एंट एसिड के नाम से भी जानते हैं, एंटा एसिड, नाम सुना होगा, ठीक है। तो एंट एसिड कब बोलते हैं, जब एसिड की ग्रेविटी क्या करते हैं, कम करेगा, कौन, बेस करेगा, और बेस माइल्ड बेस होता है जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आपने इनो का नाम सुना होगा, इनो में बेटा एंटा एसिड प्रेजेंट होता है। आ गया समझ में? जब भी ज्यादा आप खाना खा लें, ठीक है, तो क्या करें, इनो पी लें, इनो पीने से आपकी माइल्ड में क्या होगा, एसिडिटी कम हो जाएगी। यहां तक कोई समझ में आया या नहीं आया बेटा, बोलो, अगर यहां तक आया है तो बताओ, आगे मैं बढ़ूं, ठीक है। सुनो, आगे देखो, अगर मैं बात करूं बेटा, तुम्हें मैं कल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थोड़ा बहुत पढ़ाया था, आज थोड़ा सा और पार्ट आगे बढ़ाते हैं, देख छापते चलो। जैसे मैं बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात कर रहा हूं, क्या, न्यूट्रलाइजेशन
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करो, ध्यान से सुनो बेटा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने एसिड पढ़ा, सॉल्ट पढ़ा, एसिड पढ़ा, बेस पढ़ा, और अब बात करते हैं सॉल्ट की। और सॉल्ट हमें पता चलता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी तक मैं तुमको पढ़ाया कि सारे सॉल्ट बेटा न्यूट्रल होते हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें बोलूंगा सारे सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होते हैं, और सारे सॉल्ट खाने योग्य भी नहीं होते। यानी हर सॉल्ट को आप खा नहीं सकते, और हर सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होता। मैं बात करता हूं, जैसे सपोज दैट बेटा मैंने कोई एसिड लिया और एसिड के साथ बेस मिला दिया, और जब एसिड बेस मिला तो बेटा सॉल्ट प्लस वाटर बना। क्या बना? सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन सोचो, अगर मैं बेटा यही एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड ले लूं, और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मैं बेटा स्ट्रॉन्ग बेस ले लूं, तो मेरा जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। कैसा होगा? न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, और प्लस वाटर रिलीज होगा। जैसे सपोज दैट किसी एसिडिक को मैं +5 ले रहा हूं और स्ट्रॉन्ग भी मैं -5 लिया, तो बेटा दोनों कैंसिल होके 0 हो गए ना। आया समझ में? ठीक। दूसरा चीज, अगर मैं आपको यही एग्जांपल बताऊं, इसका एग्जांपल HCl है बेटा। HCl के साथ में NaOH ले लिया, और ये क्या बना देगा? NaCl प्लस H2O, और जो नमक है ये न्यूट्रल हुआ, तो इसको हम खा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखना, +5 यहां था, -5 यहां है, 0 आ गया इसका। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये पहला स्टेप। दूसरे स्टेप की मैं बात करूंगा। क्या बेटा, अगर सपोज दैट मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साथ मैं वीक बेस ले लूं। क्या ले लूं? वीक बेस। तो बेटा सपोज दैट क्या बना यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग या एसिडिक सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? एसिडिक सॉल्ट बना, और इसके साथ साथ वाटर बना। अब कैसे? अगर इसको मैं +5 लिया, तो इसको मान लो -3 लिया ना, कम लिया ना बेटा, तो क्या होगा? यहाँ पे +2 होगा ना, तो मतलब एसिडिक सॉल्ट बना। कैसा बना? एसिडिक सॉल्ट। कोई एग्जांपल ले लो, जैसे H2SO4 बेटा सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर मैं इसके साथ मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH का होल ट्वाइस लिया, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो बेटा ये क्या बना? MgSO4 प्लस H2O। अब तुम ध्यान से बताना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बेटा इसको अगर मैं +5 ले रहा हूँ, वीक है तो -3 लिया, तो 5 से 3 गया तो -2 आया या नहीं आया? +2 आया या नहीं आया? तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट बना। कैसा बना भाई? एसिडिक सॉल्ट बना। ये हम नहीं खा सकते। आ गया समझ में? आया बेटा यहां तक? आगे बात करें? ठीक, आगे बात सुनते हैं। सपोज दैट मैं ले लिया बेटा वीक एसिड, और वीक एसिड के साथ में स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, और जैसे ही लिया तो ये बना मेरा बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर। देखना, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा अपनी क्रिएटिविटी दिखाएगा। ठीक, तो बेटा वीक एसिड में जैसे सपोज दैट मैं कार्बोनिक एसिड H2CO3 प्लस में स्ट्रॉन्ग एसिड KOH ले, क्या बनाएगा? K2CO3 प्लस H2O। ठीक बेटा, ये क्या था? वीक +3 ले लें, इसको हम -5, तो हुआ क्या? -2, यानी क्या हुआ? बेसिक सॉल्ट बना। आ गया समझ में? ये आपको इतना क्लियर है? बोलो, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। यानी हर सॉल्ट हम नहीं खा सकते, और हर सॉल्ट एसिडिक और सॉरी हर सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होता, एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। अब मैं बात करूंगा टाइप ऑफ सॉल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आपको याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तो और अच्छी बात है। अब तो याद कर लेना। पहला चीज बेटा
कॉमन सॉल्ट की बात करूंगा, दूसरा बात करूंगा बेटा ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर की, तीसरी चीज में बात करूंगा बेटा बेकिंग सोडा की, चौथी चीज में बात करूंगा यहां पे वॉशिंग सोडा की, बेटा 4 नंबर है। 5 नंबर की बात करूंगा मैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है बेटा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब सुनना, अगर मैं कॉमन सॉल्ट की बात करूं तो इसका फार्मूला होता है NaCl। इसका क्या लिखेंगे आप? सोडियम क्लोराइड। मैं बोलते चल रहा हूं, सोडियम क्लोराइड लिखेंगे, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है बेटा CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अच्छा, बेकिंग सोडा का नाम होता है बेटा, बेकिंग का NaHCO3, नाम बोलेंगे सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। अगर मैं वॉशिंग सोडा की बात करूं बेटा, वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या है? Na2CO3 इंटू 10H2O। अब अगर मैं Na2CO3 की बात करूं तो सोडियम कार्बोनेट 10 है तो डेका हाइड्रेट। क्या? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। आ गया? अच्छा बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब होता है बेटा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। बेटा 1/2 है, कितना है? 1/2 है, तो मैं बोलूंगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक। आया समझ में? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसका नाम है क्या है बेटा? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यहां तक अभी बात करते हैं, इसके बाद मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे हो। स्वागत है आपका और मेरा एक प्यारा सा चैनल DNA क्लासेस। आज हम बात करेंगे बेटा, पिछली क्लास में मैं आप लोगों को टाइप ऑफ सॉल्ट बता दिया था। टाइप ऑफ सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं, सॉल्ट के फार्मूला क्या था, ये भी बताया था। अब मैं एक एक सॉल्ट के बारे में बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और पेन और कॉपी हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बात आती है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को भैया NaCl बोलेंगे। क्या बोलते हैं? NaCl, जिसको और क्या बोलेंगे भाई? सोडियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड बोलेंगे। आप लोगों को दिख रहा है ना? ठीक है। अब बात करेंगे कि अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड है तो मैं उसको क्या कर रहा हूं भाई? एक बीकर में ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। और सपोज दैट मैं एक बीकर में ले लिया, और बीकर में लेने के बाद मैं यहाँ पे करंट फ्लो कराया। क्या फ्लो कराया बेटा? करंट फ्लो कराया। और जो करंट होगा वो दो मेथड के ऊपर, ध्यान से सुनिए, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक। जहां पे निगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है उसको हम कैथोड बोल दे रहे हैं, और जहां पे पॉजिटिव चार्ज उसको हम एनोड बोल दे रहे हैं, ठीक। अगर बेटा मैं कैथोड को निगेटिव चार्ज और एनोड को पॉजिटिव चार्ज बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैंने क्या लिया बेटा? मान लो ये सॉल्यूशन जो था वो सॉल्यूशन था NaCl प्लस H2O, जिसको हम मिक्स किए थे, यानी नमक और पानी मिक्स किए थे। इनको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे भाई?
ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? NaCl और नमक और पानी, ठीक है। किसी को ले जाके नमक पानी दो, ऐसे बोलो कि आपको हम ब्राइन सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? NaCl और वाटर, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है ब्राइन सॉल्यूशन पीने की तो पीजिए। अब देखिए बेटा, जैसे ही मैं पानी के अंदर नमक डाला, ठीक है, और मैं करंट फ्लो कराया तो देखा कि जो सोडियम है Na है, एक करंट की वजह से क्या होगा? NaCl टूटेगा, और अगर ये टूटेगा बेटा तो सोडियम के ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज अक्सर किसके ऊपर जाएंगे? निगेटिव चार्ज के साइड अट्रैक्ट होंगे ना। देखो, अट्रैक्शन हमेशा अपोजिट का होता है, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव कभी आपस में अट्रैक्ट नहीं हो सकते, और पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव आपस में अट्रैक्ट नहीं होंगे। अट्रैक्शन कहाँ होगा? पॉजिटिव और निगेटिव एक साइड, और निगेटिव या पॉजिटिव एक साइड, ठीक है। अब अगर मैं सोडियम की बात करूं तो इसमें सोडियम जब टूटेगा तो क्या बनाएगा? देखना ध्यान से। Na+ टूटा और एक इलेक्ट्रॉन लिया, और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बना दिया सोडियम। एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और यहाँ पे बना दिया सोडियम। और जो सोडियम बना वो किस फॉर्म में बना है? सॉलिड फॉर्म में बना है। और जो Na+ था वो किस फॉर्म में था? एक्वस फॉर्म में, ठीक। अब ध्यान से सुनो बेटा, जैसे ये बनाया तो सोडियम क्या करेगा? देखना, Na क्या किया? ये वाटर के साथ रिएक्ट कर लिया। क्या? किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH प्लस H2 गैस बना दिया। क्या बना दिया? H2 गैस बना दिया। सर सोडियम की बात तो हो गई, क्लोरीन की बात कर लें। ध्यान से देखना बेटा, क्लोरीन अक्सर निगेटिव चार्ज लेके निकला है। क्या निकला है? निगेटिव चार्ज। तो किस साइड जाएगा? पॉजिटिव साइड, यानी एनोड के साइड जाएगा। तो ध्यान से देखना, क्लोरीन ने क्या किया बेटा? निगेटिव चार्ज लेकर आया था, तो इसने क्या किया कि Cl+1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। देखो, अक्सर जितनी गैस होती हैं वो 2 फॉर्म में लिखी जाती हैं। मैं नोबल गैस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्शन जितनी गैसेस है वो गैस को 2 फॉर्म में लिखेंगे, यानी डिप्लॉयड फॉर्म में लिखेंगे। अगर Cl- की बात करूं बेटा तो एक्वस मीडियम में था, एक एक्वस मीडियम में था, और Cl2 किस फॉर्म में हो गया? गैस फॉर्म में आ गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे कि बेटा हमें इस पूरे रिएक्शन में क्या देखने को मिला अभी तक? मेरे पास NaCl था और यहाँ पे वाटर जैसे मिलाया, ये क्या बनाया? NaOH प्लस H2 और प्लस Cl2, यही तो बना है, ठीक है। यही तो सॉल्यूशन में बना मेरे। तो भाई याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड को जब भी वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाएगा और उसमें क्या किया जाए? उसको करंट फ्लो कराया जाए तो एनोड साइड में क्या मिलेगा आपको? एनोड साइड में आपको क्या मिलेगा बेटा? Cl2 मिलेगा। और कैथोड साइड में आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस किधर मिलेगी आपको? कैथोड साइड में। सोडियम किधर मिलेगा? कैथोड साइड में मिलेगा। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया कि एक ब्राइन सॉल्यूशन में जब आपको क्या क्या मिला है? ब्राइन सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें आपको हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं सर यूज। जैसे सपोज दैट हाइड्रोजन का यूज क्या है? हाइड्रोजन का यूज, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन का यूज किया जाता है फ्यूल बनाने में। फ्यूल जानते हो, ठीक है। फ्यूल हो गया। एंड बेटा मार्गरीन क्या होता है? मार्गरीन एक फैट है। क्या है बेटा? फैट है। आपने देखा होगा कि वनस्पति तेल लिख के आता है, वनस्पति तेल, ठीक है। फॉर्च्यून ऑयल जो होता है वो सब किससे बने होते हैं? एक क्या है? मार्गरीन होता है, जो एक क्या है बेटा? ये फैट है, ठीक है। और क्या बन सकता है? अमोनिया फॉर फिल्ट्रेशन या फिल्टराइजेशन में यूज किया जाता है। फिल्ट्रेशन में यूज किया जाएगा। क्या है? अमोनिया। अब अमोनिया कैसे बना होगा? देखो ध्यान से, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन, ठीक है। मेरे पास हाइड्रोजन था, मैंने नाइट्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में रखा तो क्या बना देगा? NH3। और अमोनिया का यूज कहाँ किया जाता है? फिल्ट्रेशन में किया जाता है, ठीक है।
अच्छा, हाइड्रोजन का यूज कहाँ कहाँ किया गया बेटा? फ्यूल बनाने में किया जाता है, मार्गरीन्स, अमोनिया फॉर फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? एक बार नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ूं। इतना यूजेज हो गया आपको। अगली बात आती है, हाइड्रोजन के बाद Cl2 का यूज कहाँ किया जाएगा? देखना ध्यान से। आई है Cl2 यूज, Cl2 का यूजेज कहाँ होगा? आपने CFC नाम सुना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसमें यूज किया जाता है, PVC में यूज किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, स्विमिंग पूल में यूज किया जाता है, स्विमिंग पूल्स यूज किया जाएगा। ठीक है, स्विमिंग पूल समझ रहे हो, नहाने गए गए हो स्विमिंग पूल में, ठीक है, तो उसमें देखने को मिलता है क्या कि बेटा अगर उसमें ज्यादा गंदगी हो जाती है ना, तो वहां पे क्लोरीन डाली जाती है। उससे क्या होता है कि क्लोरीन डालने से जो इम्प्योरिटी होती है वो नीचे बैठ जाती है। ठीक है, और वाटर आपका ऊपर प्योर फॉर्म में रहता है। ठीक है, अच्छा, पेस्टिसाइड में यूज किया जाता है बेटा, पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स को मारने के लिए यूज किया जाता है। जो जर्म होते हैं, जर्म को मारने के लिए यूज किया जाता है। बैक्टीरिया हो गए, जर्म हो गए, तो उसको किसको मारने के लिए यूज किया जाता है? पेस्टिसाइड्स को मारने के लिए यूज किया जाता है। किस चीज का? क्लोरीन गैस का। ठीक है, क्लोरीन का यूजेज आपको हो गया। पहला मैंने हाइड्रोजन का यूजेज बताया कि हाइड्रोजन का यूजेज कहाँ होता है बेटा, बताया है, फ्यूल बनाने में फ्यूल में यूज होता है। ठीक है, अक्सर आपने फ्यूल देखा होगा, अमोनिया फिल्ट्रेशन के यूज किया जाता है। ठीक है, अगर मैं Cl2 यूजेज की बात, Cl2 की बात करूं, क्लोरीन की यूजेज की बात करूं, तो बेटा CFC में, PVC में, वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल में एंड पेस्टिसाइड्स को मारने के लिए यूज किया जाता है। इतना समझ में आया? ठीक है, अब एक और आया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान से सुनिएगा। हाँ देखो, बात आई NaOH। ठीक है, तो NaOH का जो यूज है बेटा, यूज है, ये अधिक करके आपको देखने को मिलेगा बेटा डीग्रीसिंग मेटल में। किसमें? डीग्रीसिंग मेटल में देखने को मिलता। अब डीग्रीसिंग मेटल होता क्या है सर? देख बेटा, एक मेटल है, अब कोई भी चीज हो, जैसे लोहे के ऊपर क्या ग्रीस लगाई जाती है, तो ग्रीस हटाने के लिए NaOH का यूज किया जाता है। ठीक है, तो डीग्रीसिंग मेटल हटाने के लिए आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज देखने को मिलेगा। यहां देखो भाई। अच्छा, दूसरा चीज बेटा, डिटर्जेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। तीसरी चीज, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट बेटा, ये पेपर मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना NaOH का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? डीग्रेसिंग मेटल में, डिटर्जेंट के लिए, आर्टिफिशियल फाइबर के लिए और पेपर मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं? नोट कर लो बेटा। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं। एक और पॉइंट ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं बेटा, तो H2+ अगर Cl2 को आपस में ऐड कर दूं तो HCl बनेगा, कंफर्म है? नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा बैलेंसिंग, किसके ऊपर क्या बैलेंसिंग होती है, पढ़ लेना बेटा। ठीक है, अब HCl है, अब HCl का यूज कहाँ किया जाएगा, इसका यूजेज कहाँ किया जाता है? देखो भैया, सबसे पहले क्लीनिंग स्टील, स्टील को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्लीनिंग स्टील, स्टील को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा चीज बेटा, मेडिसिन्स में यूज किया जाएगा, दवाई बनाने के लिए HCl का प्रयोग किया जाता है। तीसरी चीज बेटा, कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है।
देखो फाउंडेशन में यूज किया जाता है, जो आप लोगों ने समझा होता है, लेडीज हैं, गर्ल्स ध्यान देना, जो मेकअप किया जाता है उसमें कुछ HCl भी प्रेजेंट रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बेटा, ठीक है, उस कॉस्मेटिक में यूज किया जाता है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो प्लीज जवाब जरूर देना उसका, ठीक है। अगला पॉइंट, अब अगर मान लो कि मेरे पास Cl2 है और उसमें मैं NaOH यूज कर दूं तो क्या बनेगा? जब मैं NaOH के साथ Cl2 का यूज करूंगा तो बेटा बनेगा ब्लीच। अभी मैं समझाऊंगा आपको। BLEACH होता है बेटा, BLEACH, ब्लीच बनेगा। क्या बनेगा? ब्लीच। ब्लीच का आपको प्रयोग पता है कि क्लीनिंग डस्ट हटाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? क्लीनिंग डस्ट, डस्ट को हटाने के लिए यूज किया जाता है, डस्ट को साफ करने के लिए ब्लीच का प्रयोग किया जाता है। ये ब्लीच Cl2 के साथ NaOH को ऐड करने से होता है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक बार नोट कर लो बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो, ओके। इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब दूसरे नंबर का पॉइंट बेटा, एक कॉमन सॉल्ट हो गया मेरा। कॉमन सॉल्ट के बाद अगला पॉइंट क्या है? गंदा दिख रहा है यार। चलो दूसरा चीज बेटा, अगला है, दूसरे नंबर का सॉल्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बेटा, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला जरा बताना। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, क्या होता है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। लिख लेना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बार बार पूछना ना पड़े बेटा, ठीक। आगे देखो, अगर मैं बेटा कैल्शियम ऑक्साइड को, किसको? CaOH का होल ट्राइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं Cl2 के साथ रिएक्ट करता हूं तो बनाएगा CaOCl2 प्लस CH2O, वाटर बना देता है। क्या क्या बनाया भाई? सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो बनाया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। यही तो है ना बेटा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ किया जाता है? यूजेज, यूजेज कहाँ किया जाता है, ठीक है। आपको मैंने बताया कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ किया जाता है बेटा? फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन द पेपर इंडस्ट्री। याद रखना, पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ठीक है। और क्या है बेटा, और कहाँ यूज किया जा सकता है? ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज किया जाता है। जो पानी पीते हो ना, उसको फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है। किस चीज का? ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, मैं बार बार बता रहा हूं आपसे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज, ठीक है। और क्या यूज किया जाता है? एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना बेटा। एक क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। किसके रूप में? अब बात आई सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है बेटा जो आगे जाके क्या कर दे, किसी को ऑक्सीडाइज करता है। वो किसी को ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पहले वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, तो वहां पे एक बार जरूर चेक करिएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो बेटा क्या करे, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, ठीक है। याद हो गया? तो ब्लीचिंग पाउडर का क्या है यूजेज, उसके बारे में आप नोट करिएगा। मैं अगले पॉइंट पे आता हूं बेटा, एक बार नोट करना जल्दी, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट।
ध्यान से सुनिएगा, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा बेकिंग सोडा, किसकी? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का नाम सुना होगा, मैंने आप लोगों को बताया था बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है बेटा? बेकिंग सोडा का फार्मूला है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट पूछे या तो बेकिंग सोडा पूछे, फार्मूला एक ही है। ओके, ठीक है। अब बात आई सर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बना कैसे? देखना बेटा NaCl है, NaCl के साथ मैंने H2O डाला। क्या डाला? H2O। और H2O के साथ मैं कुछ CO2 गैस लिया, अमोनिया लिया, और ये बना दिया क्या? NH4Cl प्लस NaHCO3। क्या बनाया? सोडियम, सॉरी, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बना दिया। क्या बनाया? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। क्या क्या यूज किया? NaCl, नमक लिया, पानी लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और अमोनिया लिया। ठीक है, इतनी सारी चीजों को जब मैं आपस में मिक्स किया तो मुझे यहाँ पे मिला क्या बेटा? NaHCO3। अच्छा, जो NaHCO3 है ना, ये बेसिक है। कैसा है बेटा? बेसिक मीडियम रखता है, बेसिक सॉल्ट बोल सकते हैं, बेसिक सॉल्ट है। और बेसिक सॉल्ट अगर मैं बात करूं तो बेटा माइल्ड सॉल्ट के नाम से भी बोला जाता है। क्या बोलेंगे? माइल्ड सॉल्ट। और जो माइल्ड सॉल्ट होता है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? कोई बताएगा बेटा? ये बेटा एंटा एसिड में देखने को मिलता है। एंटा एसिड में देखने को मिलता है। एंटा एसिड क्या होता है बेटा? एंटा एसिड वो होता है जब आपकी एसिडिटी बढ़ रही हो तो एसिडिटी को कम करने के लिए क्या दिया जाएगा? बेस दिया जाएगा, जो एक माइल्ड बेस होता है। आ गया समझ में? अच्छा बेटा, इसका एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं तो याद रखना, आपको इनो देखने को मिलता है। इनो कभी पिया है आपने? इनो जो होता है ना बेटा, वो क्या होता है? एक सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है, माइल्ड बेस होता है, जो एंटा एसिड के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ऑन हीट करूं, मैं इसको क्या कर दूं बेटा? ऑन हीटिंग करूं, थोड़ा सा मैं हीट करूंगा। अगर मैं इसको हीट करूंगा तो ध्यान से देखिएगा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को जैसे हीट किया तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस बाहर निकलेगी। क्या निकला भाई? ध्यान से सुनना, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को जैसे ही हीट किया तो सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिला। ठीक है, इतना याद रखना। अगला पॉइंट बेटा, यूज क्या किया जाता है? यूजेज क्या होगा? पहला पॉइंट, एंटा एसिड के रूप में यूज किया जाएगा। एंटा एसिड में समझाया आपको कि एसिड को कम करने के लिए एंटा एसिड यानी इनो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा चीज बेटा, केक बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ केक। ठीक है, ब्रेड बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्या बनाने के लिए यूज किया जाता है बेटा? ब्रेड्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो याद रखना कि वॉशिंग बेकिंग सोडा का यूज कहाँ होता है? पहला चीज बेटा केक बनाने में यूज हो सकता है। ठीक है, दूसरा चीज बेटा एंटासिड के रूप में यूज होता है। ब्रेड बनाने के लिए यूज किया जाता है। स्पंज जानते हो, किसी चीज को फुलाने के लिए यूज किया जाता है। आप यही चीज रखिएगा, किसी चीज को क्या करता है? फुलाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे ब्रेड होता है उसका वेट इतना सा है, उसको फैला के इतना बड़ा कर दिया जाता है। ठीक है, तो अक्सर आपको जो बेकिंग सोडा होता है उसका यूज कहाँ किया जाता है? प्रिपरेशन ऑफ केक। ठीक है, और कहाँ बेटा? ब्रेड के लिए यूज किया जाता है और एंटी एसिड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। ये नोट हो जाएगा, अगले पॉइंट पे आ जाए। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का यूज आपको पता चलेगा। ठीक है,
अगला पॉइंट बेटा, अगर वॉशिंग सोडा की बात करो, वॉशिंग सोडा आपको पता होगा कि वॉशिंग सोडा अक्सर क्या किया यूज किया जाता है। वॉशिंग सोडा का फार्मूला है Na2CO3 इंटू 10H2O, यही है ना बेटा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, नाम बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, इसका यूज कैसे किया जाता है ध्यान से सुनते जाइए। ये सबसे पहले बनाया कैसे गया, देखो बेटा, NaHCO3 को किसके साथ गर्म किया गया, NaHCO3 को जब गर्म किया गया तो बेटा टूटा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, यही बताया था, ठीक है। इतने चीज में जैसे ही टूटा बेटा, अब मुझे क्या मिला यहाँ पे, Na2CO3, Na2CO3 को जैसे ही बेटा इसको क्या किया गया, इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल H2O ऐड किया गया, 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O ऐड किया गया। क्या यूज किया गया बेटा, 10 H2O, यानी 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड किया गया। तो क्या बनेगा ध्यान से देखना, Na2CO3 इंटू 10H2O, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट हेमीहाइड्रेट, सॉरी डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हमें कब मिला, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को गर्म किए तो वहां से सोडियम कार्बोनेट मिला। सोडियम कार्बोनेट के साथ जब मैंने 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड किया तो बनाया सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, जिसका नाम है वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ किया जाएगा, ध्यान से सुनना बेटा। यूजेस सबसे पहले आपको देखने को मिलता है बेटा, अक्सर इसका यूज ग्लास की फैक्ट्री में यूज किया जाता है, ठीक है। साबुन बनाने के लिए यूज किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, साबुन बनाने के लिए यूज किया जाता है, ग्लास बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है बेटा। मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स सच एज बोरॉक्स, बेटा बोरॉक्स के रूप में यूज किया जाता है। याद रखना है बोरॉक्स होता क्या है, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। एक्चुअल में बस इतना समझ लेना, बोरॉक्स एक केमिकल है, ठीक है, जिसका यूज क्या होता है बेटा, वॉशिंग सोडा का यूज करने के बाद बोरॉक्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा का प्रयोग बोरॉक्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। सोडियम कंपाउंड है, एक सोडियम का कंपाउंड है, ठीक है, बोरॉक्स, उसका यूज करने के लिए मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरॉक्स, पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, सॉप बनाने के लिए और ग्लास बनाने के लिए यूज किया जाता है। अगला पॉइंट बेटा, एक और पॉइंट होता है इसको, अगर हार्ड वाटर है, क्या है बेटा, हार्ड वाटर को अरे यार सॉफ्ट सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, कन्वर्ट करता है। अब कैसे होता है भाई, जैसे परमानेंट हार्डनेस आपने सुना होगा, क्या है बेटा, परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस को एक क्या कर देता है, हटा देता है। वाटर, याद रखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है, हार्ड वाटर को इस सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता है। दूसरा चीज अगर आपको याद पूछा जाए कि परमानेंट हार्ड वाटर को कौन प्योर वाटर में बदलता है, तो याद रखना वॉशिंग सोडा यानी 2CO3 इंटू 10H2O करता है, ठीक है, याद हो गया। एक लास्ट पॉइंट आपका बचा है बेटा, जिसका नाम है POP, ठीक है, इस पे एक बार फोकस करिएगा, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगले पॉइंट पे आते हैं।
अगला है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अबे यार, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है बेटा CaSO4 N2 ½ H2O, ठीक है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या बोलेंगे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक। अब एक्चुअल में देख लो बेटा कैसे बना। एक्चुअल में बना CaSO4 N2 2H2O को जब गर्म किया गया, क्या किया गया बेटा? वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 के, बेटा 373 के केल्विन पे, 373 केल्विन यानी 100 डिग्री टेम्परेचर पे जब इसको गर्म किया गया तो बेटा ये निकला CaSO4 N2 ½ H2O प्लस 1/1/2H2O, मतलब 1.5 H2O, ठीक है। यहाँ पे वाटर के 1.5 H2O मॉलिक्यूल बाहर निकले और हाफ वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो गए? ऐड हो गए। तो बनेगा क्या? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट एंड वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। इसको बोलते हैं बेटा जिप्सम। जिप्सम, जो जिप्सम का फार्मूला होता है उसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जब गर्म किया गया 100 डिग्री टेम्परेचर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 373 केल्विन पे, तो बेटा 373 मतलब 373 केल्विन पे, तो निकला CaSO4 N2 ½ H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कब बना? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जब गर्म किया गया तो बना कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। या तो आप बोलोगे जब बेटा जिप्सम को गर्म किया गया तो जिप्सम से गर्म करने के बाद मुझे पीओपी मिला। अब यूज क्या होगा बेटा? यूजेज ऑफ पीओपी आपसे पूछेगा। पीओपी का फार्मूला यही है, ठीक है। पीओपी का फार्मूला आपने कभी देखा बेटा? किसी बच्चे का हाथ टूटा हो, उखड़ गया हो, तो लटका दिया जाता है ऐसे पकड़ के, ठीक है। ये क्या होता है पता है? वो प्लास्टर जो चढ़ता है, हैंड प्लास्टर, उसका यूज किया जाता है। उसमें उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है बेटा, हैंड प्लास्टर के रूप में यूज किया जाता है। वाल पुट्टी, जो वाल की पुट्टी होती है उसका यूज किया जाता है, वाल पुट्टी के रूप में यूज किया जाता है। तीसरा चीज बेटा, आपने स्टैचू देखा होगा, जैसे कोई चीज की स्टैचू बनी होती है उसका भी प्रयोग, उसको बनाने के लिए पीओपी का यूज किया जाता है। स्टैचूज बनाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कोई मूर्ति बनाने के लिए यूज किया जा रहा हो। एंड बेटा वाल पुट्टी करने के लिए, वाल पुट्टी जो दीवार की पुट्टी होती है उसको करने के लिए, हाथ का पुट्टी करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब हाथ की पुट्टी नहीं होती, उसको प्लास्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंड प्लास्टर, ठीक है। आ गया समझ में? तो बेटा आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। और हाँ, अगर आपको नहीं आया है, कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा होगा, उसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों का पूरा हेल्प करूंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।